गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज का सिलेबस हम लोग का है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा कल हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के बारे में चर्चा किया था, उसके कॉन्स्टिट्यूशन बनने की पिछले क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं। संविधान के बारे में क्यों जरूरी है, संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग अब चर्चा करेंगे, वही बात है, अभी भी वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में, लेकिन आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया, भारतीय संविधान कैसे बना। स्टूडेंट्स, आपके जो बुक में दिया हुआ है वो रिलेटेड मैटर कुछ दिया हुआ है, मैं उस पर थोड़ा फोकस करना चाहूंगा, आप लोग को कुछ बताना चाहूंगा। एक्चुअली में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात आई उस समय काफी डिफिकल्टीज थी। डिफिकल्टीज क्या थी? तो इंडिया में सबसे पहले तो उस समय कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत थी, हम लोग आज़ाद नहीं थे। अब वैसे देश के लिए संविधान बनाना था। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप आएगा, डेमोक्रेसी आएगा, क्या आएगा? ज़्यादा जो फ्रीडम फाइटर थे, जो लीडर थे, नेता थे, उनका तो सारा ध्यान था कि हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम लाना है, एक ऐसा कंट्री बनाना है जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, जहां पर सबको इक्वल हार्मोनी, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल राइट दिया जाए। ये बात चल रही थी। तो उसी के बेस पर हमारा संविधान भी बनेगा। परंतु सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की थी इंडिया का पार्ट पार्ट में बटा होना। पार्ट पार्ट का मतलब यहां क्या है कि इंडिया में हमारे यहां अनडिवाइडेड, मैं ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूं, ब्रिटिश इंडिया के समय में, मतलब बिफोर फ्रीडम, बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले की बात मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पूरे भारत में 11 प्रोविंसेस हुआ करते थे। 11 प्रोविंसेस में पूरा भारत बटा हुआ था और 11 प्रोविंसेस के अलावा 565 प्रिंसली स्टेट था। अब देखिए, प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस, ये दोनों में क्या अंतर है? कुछ यहां डिफरेंसेस है। व्हाट डू मीन बाय प्रिंसली स्टेट, व्हाट डू मीन बाय प्रोविंसेस? मैं इसके तह से बताना चाहता हूं ताकि आप लोग को पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए कि भारतीय संविधान बनने की समस्या क्या थी, किस कंडीशन में भारतीय संविधान बना था, क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना हम लोग को करना पड़ा था। ये सारा चीज यहां से आपको समझ में आ जाएगा। प्रोविंसेस का मतलब होता है कि वैसा स्टेट, ए पार्ट और ए स्टेट विच इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोविंसेस। भारत में 11 ऐसे क्षेत्र थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आते थे। ब्रिटिश कंट्रोल में आने के कारण इसको प्रोविंसेस कहते थे और इसकी संख्या थी 11। उसके बाद प्रिंसली स्टेट था। अब प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है? प्रिंसली स्टेट से आप क्या समझते हैं? तो प्रिंसली, भारत में छोटा छोटा किंगडम भी था, राज्य में बटा हुआ था, जहां पर राजा होते थे, राजा शासन करते थे वहां पर, और ये राजा लोगों को डायरेक्टली कंट्रोल करते थे और राजा को ब्रिटिश कंट्रोल किया करता था। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, फिर से इस चीज को जान लीजिए। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है कि ए स्टेट विच इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ए किंग but ultimately controlled by British, that is called princely state। हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट उसी को कहे जाते थे। वो लोग, राजा जो होते थे, वो लोगों से, सिटीजन से कर लेते थे, टैक्स लेते थे और राजा से टैक्स ब्रिटिश वसूलती थी। ये प्रिंसली स्टेट था जिसकी संख्या 565 थी। ध्यान से समझिए, हमारे पास संविधान बनाने की बात आई, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इस प्रोविंसेस के लिए भी बनाना था एक ऐसा संविधान। अलग अलग के लिए, सबके लिए सारा संविधान तो नहीं बनेगा, संविधान तो कलेक्टिवली चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए चाहिए।
एक संविधान होगा। चूंकि इंडिया एक ऐसा फेडरेशन है जिस फेडरेशन में सब एक साथ, मतलब जोड़ के सबको एक साथ रखना है, तो संविधान तो अलग अलग बन नहीं सकता है, सबके लिए एक ही संविधान की जरूरत है। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें 565 प्रिंसली स्टेट के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सके। 11 प्रोविंसेस जो थे, उन प्रोविंसेस के जो क्षेत्र थे उनको, उनके इंटरेस्ट को भी वो सेटिस्फाई कर सके, तभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था कि संविधान वही हो सकता है जिसको वहां की सिटीजन एक्सेप्ट करती हो, स्वीकार करती हो, वही संविधान हो सकता है। अगर किसी चीज को, किसी डॉक्यूमेंट को, रिटन डॉक्यूमेंट के बंच ऑफ लॉज को अगर कोई जनता एक्सेप्ट नहीं करती है, स्वीकार नहीं करती है, उसको कभी भी संविधान नहीं कहा जा सकता है, वो किसी देश का संविधान नहीं हो सकता है। यहां पर ध्यान देने की चीज है कि प्रोविंसेस के लिए 11 प्रोविंसेस और 565 प्रिंसली स्टेट के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना था। अब बात चली कि इसको कैसे किया जाए। तो ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया तो एक्चुअली 1928 में 1929 से ही शुरू हुई थी, लेकिन वो एक्चुअल हमारा संविधान था नहीं। हमारे यहाँ संविधान बनाने के लिए दिसंबर 1946, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1946 में एक मीटिंग बैठी थी और उस मीटिंग में तय किया गया कि यहां पर लोग सेलेक्ट होके संविधान कैसे बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर एक जगह पर लोग इकट्ठा हुए और उसमें 292 मेंबर को चुना गया। कहां से? तो इस 11 प्रोविंसेस से, ये जो 1946 में 292 मेंबर, स्टूडेंट्स ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा कि अभी मैं अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा हूं। अनडिवाइडेड इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, जब भारत का भी विभाजन नहीं हुआ था, आजादी हमको नहीं मिली थी। पाकिस्तान और बांग्ला, आज का जो बांग्लादेश है, उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से अलग हुआ था, लेकिन जब हमारे साथ था, इंडिया में भी बंटवारा नहीं हुआ था, तो उस समय वो पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था। तो पूर्वी बंगाल और आज का जो पाकिस्तान है वो हमारे साथ इंक्लूड था, मैं तब की बात कर रहा हूं। 292 मेंबर चुने गए थे इस 11 प्रोविंसेस से, 11 प्रोविंसेस से। स्टूडेंट्स ये मेंबर अपॉइंटेड नहीं थे, इस बात पर भी आप ध्यान रखिएगा। दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय एनी अथॉरिटी, किसी के द्वारा ऐसा नहीं था। ये लोग एक इनडायरेक्ट वे से इलेक्शन हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था और उस चुनाव में ये लोग इलेक्टेड मेंबर थे। ये चुन के आए थे जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सेलेक्ट किया गया था। दे आर इलेक्टेड बॉडी, 292 मेंबर। उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया कि 565 प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर का चुनाव किया था। 93 मेंबर को दिया था कि 565 जो प्रिंसली स्टेट है वहां से 93 मेंबर चुन के आएंगे। 93 मेंबर चुन के आएंगे। उसके बाद इन लोगों की संख्या हो जाती है 385 लोग हमारे यहाँ अनडिवाइडेड इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने थे। संविधान बनाने के लिए इनकी संख्या तय हुई थी 385। लेकिन जैसे ही भारत का बंटवारा हुआ, हमारे पास मात्र 299 मेंबर रह गए, यानी कि 86 मेंबर जो हमारे यहाँ थे। आज का जो पंजाब का क्षेत्र है, पाकिस्तान पंजाब का सिंध वाला क्षेत्र है, उसके बाद में आपको आज जो बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से अलग हुआ था, उसका जो क्षेत्र है पूर्वी बंगाल में, उधर के लोग उधर कट गए। तो ये 86 लोग इसमें से कट के निकल गए थे और 299 मेंबर मिलके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का संरचना किया, बनाया। हमारे भारत के संविधान को बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत आई थी क्या कि इसी क्रम में, अभी तो मैंने कहा कि दिसंबर 1946 में इन लोगों की बैठक हो गई थी, ये लोग बैठ गए थे संविधान बनाने के लिए, इसकी संरचना के लिए। लेकिन तभी एक ब्लडी पार्टीशन हुआ, खूनी बंटवारा, इसको नाम दिया गया था। खूनी बंटवारा कैसे था? मोर देन 10 लाख
पीपुल आर डेड इन दिस पार्टीशन। मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग मरे थे इसमें, इस खूनी बंटवारा में। जब बंटवारा हुआ, ट्रेनें आती थी जाती थी, तो लाश भर के ट्रेनें जाती थी, लाश भर के ट्रेनें आती थी। ये कंडीशन था हमारे देश का, ये सिचुएशन था हमारे देश का। यहां पर इस कंडीशन में हमारा बंटवारा हुआ। अब एक बात इसमें फिर ध्यान देने की है कि इतना डिफिकल्ट टास्क था कि देश बट गया। अब संविधान, पहले तो जो संविधान बनाना था वो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनाना था। अब संविधान बनाने की बात आई तो वो अब डिवाइडेड इंडिया के लिए आई कि पहले जब बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो अब उसमें हुआ कि नहीं, एक ऐसा संविधान बनेगा कि जो सिर्फ भारत का जो आज का टेरिटरी है उसी टेरिटरी के लिए रह जाएगा। उसके बाद में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू भी हुई रिलीजन के बेस पर। यह बंटवारा भी हुआ था तो किस बेस पर? रिलीजन के बेस पर, धर्म के आधार पर। उसी के प्रोपोर्शन में जमीन का भी बंटवारा हुआ था। ये हमारे संविधान की बनने की प्रक्रिया है। आगे हम लोग इसमें टॉपिक में एक बार चर्चा करेंगे। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। यहां मुझे समझाने की जरूरत क्या थी, मैं इसमें क्या समझाया आपको मैंने कि हमारे यहाँ संविधान बनाना कितना डिफिकल्ट था, कितनी समस्यापूर्ण थी कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी। अब हम लोग पीछे भी चर्चा हमने किया था कि इतनी बड़ी आपको लैंग्वेज के बेस पर, कल्चर के बेस पर, आपको उसके बाद में ज्योग्राफिकल फिजिकल फीचर के बेस पर, उसके बाद में कास्ट के बेस पर बहुत सारा डाइवर्सिटी है। अब एक ऐसा संविधान बने, एक ऐसे संविधान की जरूरत है कि इतने बड़े डाइवर्सिटी को यूनिटी में कन्वर्ट कर सके, यहां पर उनको यूनाइट कर सके, एक कर सके, एक ऐसे संविधान की जरूरत है। आइए अब हम लोग उसके पाथ की बात चलते हैं कि कैसे हम लोग का संविधान आगे बढ़ा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम लोग को पढ़ना है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के रास्ते, संविधान के रास्ते कैसे तय किए गए। यहां पर एक समस्या, अभी जो हमने आपको यहां बताया था कि इंडिया उस समय प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था। प्रिंसली स्टेट में बटे हुए के कारण ब्रिटिश जाते जाते एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर गया। समस्या क्या थी कि अभी भारत में ये चीज तय नहीं था कि भारत का संविधान हम किस बेस पर बनाएं, भारत में क्या कितने राज्य रहेंगे कितने नहीं रहेंगे। क्योंकि ब्रिटिश ये जाते जाते कह गया कि जितना भी प्रिंसली स्टेट है उसमें से जो चाहे पाकिस्तान के साथ जा सकता है, जो चाहे हिंदुस्तान के साथ रह सकता है और जो चाहे इंडिपेंडेंट रह सकता है। मतलब ये खंड खंड में बांटने की बात हो गई थी। तो यहां एक समस्या ये हो रही थी कि भारतीय संविधान को एक्चुअल किस बेस पर तय किया जाए, कैसा बनाया जाए। आज हम लोग अब उसी के आधार पर यहां चलेंगे। साउथ अफ्रीका की तरह भारत की बात नहीं थी कि भारत में आज़ादी मिली, वहाँ पार्टीशन की बात नहीं थी, वहाँ पर एक संविधान बनाने की बात आ रही थी। लेकिन हमारे पास ये समस्या नहीं थी कि हम सिर्फ संविधान बनाने के लिए लड़ रहे हैं, या हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहे थे कि हमको एक संविधान बनानी है। नहीं, हम लोग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंस इस बात पर था कि हमारा इकोनॉमिक स्टेटस कैसा हो, हमारे समाज का निर्माण कैसा हो, हमारे यहाँ राजनीति किस बेस पर की जाएगी, किस आधार पर की जाएगी, ये सारी समस्याएं हमारे सामने थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना, वहाँ संविधान की संरचना करना, संविधान को बनाना, इन सभी के साथ का काम था। मतलब कि एक जगह पे हम कॉन्सेंस नहीं थे, बल्कि हमको चौतरफा विकास करना था, चहुदिश देखना था। तो इस बात को लेकर हमारे यहाँ काफी लीडर्स रिजुवेनेंट हो रहे थे। मतलब आगे देखिए, हम लोग आगे एक चीज पर ध्यान देंगे। मैं एक लाइन आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, पेज नंबर 45, आप अपने बुक का पेज नंबर 45 राइट हैंड साइड का सेकंड पैराग्राफ देखिए। पेज नंबर 45 राइट हैंड साइड का सेकंड पैराग्राफ। एज फार बैक as in 1928 Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, the resolution at Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. यहाँ ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू और उनके 8 कांग्रेसी मेंबर
ये लोग मिलके 1928 में 1928 में एक संविधान के प्रारूप की संरचना करने के लिए ये लोग बैठा। वहां पर संविधान के प्रारूप की चर्चा भी हुई और उस पर ड्राफ्ट भी करना इन लोगों ने शुरू किया। 31 में एक रिजोल्यूशन पास किया गया कराची सेशन में, का मतलब है कि कराची जो आज पाकिस्तान में है, कराची में कांग्रेसी मेंबर की बैठक हुई। उस बैठक में यह डिसीजन लिया गया कि आगे हम लोग का संविधान कैसा होगा, उसकी रूपरेखा तैयार की जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारा जो संविधान है, 1946 में जो संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और 1928 में जो चर्चा चली थी, 1931 में जो रिजोल्यूशन पास हुआ था, इसके मूलभूत सिद्धांत सभी के एक जैसे हैं। ये बात सबसे अच्छी है कि देखिए हमारे जो लीडर थे, वो हमारे लीडर एक ही चीज पर वो लोग सबसे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे, इक्वलिटी, इक्वल हार्मोनी, इक्वल राइट, इक्वल प्रोटेक्शन और फ्रीडम। इस पर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, कि हर एक व्यक्ति के पास मौलिक अधिकार हो, इस बात पर सबका ध्यान था, सबकी नजर थी। आगे देखिए, मैं किताब से बताता हूं आपको। इंडिया यहां पर फिर बोल रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and to protecting the right of minorities in the constitution of independent India. Thus some basic values were adopted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the constitution. वाह, कितनी अच्छी बात कहा। बोल रहा है कि वहां पर जहां जो दोनों सेशन में 1928 और 1931 के जो रिजोल्यूशन पास हुआ, उसमें एक बात बिल्कुल समान थी कि सारे लीडर सबसे पहली चीज आ रहे थे, इक्वल वोटिंग राइट, मतलब एडल्ट। देखिए आप अपने किताब में उसमें लिखा भी हुआ है, यहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है वन मैन वन वोट वन वैल्यू। हर एक व्यक्ति को, ईच एंड एवरी पर्सन, जो अपना एक अप्रोप्रिएट एज दिया जाता है, जो उसके एडल्ट का एज है 18 ईयर इंडिया का है, हर एक व्यक्ति 18 साल जो पूरा कर चुका है या उससे ऊपर का है, उस व्यक्ति को वोटिंग राइट होनी चाहिए। यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है और सब लोग इस पर कॉन्सेस किए। फ्रीडम पर, राइट टू फ्रीडम, हर व्यक्ति को आजादी का अधिकार है। उसके बाद एक इक्वालिटी तो बता ही दिया मैंने, उसके बाद एक चीज इसमें दे रहा है क्या, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। जो अल्पसंख्यक है, उन अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की जाए। इसका मतलब हुआ कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग होंगे, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी कभी भी अपनी मनमानी न कर सके, वो कभी भी प्रिवेल करने का प्रयास न करे माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर। ये चीज इसमें बताया। आगे देखिए, बोल रहा है इसी बात को लेकर, इसी बेसिक वैल्यू को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब संरचना हुई, उसमें बैठक हुई, तो उन लोगों ने शुरू किया, मतलब इसी चीज को एडॉप्ट किया गया वहां से। आगे देखिए, The familiarity with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting right only to a few. On that basis, the British had introduced very big legislature. Election were held in 1937 to provincial legislature and ministers all over British India. These were not fully democratic. स्टूडेंट्स, ये आपको उसी चीज के बारे में चर्चा कर रहा है जो मैं पहले बता चुका हूं कि हम लोग के यहाँ जो वोटिंग राइट था, वो वोटिंग राइट एक्चुअली में इक्वल नहीं था। ब्रिटिश जो थी वो कुछ ही लोगों को, कुछ ही भारतीयों को वोटिंग राइट दिया था, वो भी सेलेक्टिवली लोग थे। जब तक आपको एक डेमोक्रेटिक डॉक्यूमेंट फॉर्म करना है, बनाना है, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना करनी है जो ईच एंड एवरी पर्सन के लिए हो, तो वोटिंग राइट भी तो ईच एंड एवरी पर्सन के लिए होना चाहिए। या वोटिंग राइट आप किसी एक पार्टिकुलर आदमी के हाथ में दे दीजिएगा, कुछ लोगों को, भैया ये लोग बहुत बड़े समुदाय के लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, या रिच पीपुल है, या स्ट्रॉन्ग पीपुल है, या एजुकेटेड है, इन्हीं लोगों को वोटिंग राइट रहेगा, जो अनएजुकेटेड है उनको नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट ये बताइए कि जब हमारे पास 18%, 20%, 22% अगर उस समय एजुकेशन था, तो फिर 18% लोगों को वोटिंग राइट होती। अगर 15% लोग एबव पॉवर्टी लाइन थे, तो 15% लोगों के पास
वोटिंग राइट होती। यहां पर वोटिंग राइट देने की बात हो रही है कि ईच एंड एवरी पर्सन को वोटिंग राइट हो, और उसी के बेस पर सबसे पहले यही चीजें, क्योंकि 1937 में जो चुनाव हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसके तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो प्रोविंशियल असेंबली के लिए वोटिंग होनी थी, याद होगा मैंने पीछे अभी इसी वीडियो में आपको बताया था प्रोविंशियल स्टेट और प्रिंसली स्टेट दोनों का डिफरेंसेस भी मैंने समझा दिया है। प्रोविंशियल स्टेट के लिए इलेक्शन होता था, प्रिंसली में तो राजा रूल करते थे, किंग होते थे, वहां पर तो चुनाव की बात ही नहीं थी। प्रोविंशियल असेंबली के लिए जब वोटिंग हुई तो उस वोटिंग में कुछ ही लोगों ने हिस्सा लिया। ये बात भारतीय नेताओं को स्वीकार नहीं थी और ना ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। बात इस पर हो रही थी कि एक संविधान बनाना है तो सबको इक्वल वोटिंग राइट होनी चाहिए। आगे देखिए, years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries but on our own terms. Many of our leaders were inspired by the ideas of French Revolution to participate parliamentary democracy in Britain and Bill ऑफ राइट इन द यूएस। यहां पर बता रहा है कि हम लोग को अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ड्राफ्ट करने का आइडिया कहां से मिला। क्या ये हमारे देश के लोगों की अपने दिमाग की उपज थी या सिर्फ अपने यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था, सिर्फ अपने यहाँ के लोगों ने सोचकर इसका निर्माण किया? नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे जगह से हम इंस्पायर्ड भी हुए। यहाँ पर बता रहे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी हमने सीखा कि कैसे हम सिस्टम को लाएंगे, कैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम आएगा, कैसे हम इक्वल राइट पर काम करेंगे। हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा, अमेरिका के संविधान से भी हमने शिक्षा ली। उसके बाद में हमारे यहाँ के कुछ लीडर जो चुन के प्रोविंशियल काउंसिल में बैठते थे, वहां पर उन्होंने ब्रिटिश असेंबली से भी सीखा है कि हमारे यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा होगा, हम लोग कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, कैसे वहां पर सिस्टम लगाया जाएगा, कैसे डिस्कस किया जाएगा, हमने वहां से भी किया। स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी फुली इंडियन थॉट पर नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीज एडॉप्टेड है जो हमने ब्रिटिश से लिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से भी सीखा है, दुनिया के दूसरे देशों से, उसके संविधान से भी हमने सीखा है। चलिए आइए, अब हम लोग को पढ़नी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें अभी समझाई थी और बहुत सारी चीजें अभी समझाना है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले 292% का इलेक्शन हुआ था। कहां से? प्रोविंशियल काउंसिल से, प्रोविंशियल स्टेट से। उसके बाद में जो हमारे यहाँ 93 थे, 93 मेंबर का चुनाव किया गया था प्रिंसली स्टेट से। ब्रिटिश ने उतना ही लोगों को वहां पर परमिशन दिया था कि 93 आदमी वहां से चुन के आएंगे, और टोटल हमारे यहाँ कितना हो गया था? 385। ये स्टूडेंट्स हमेशा किसका ग्राफ है? अनडिवाइडेड इंडिया का, यानी कि जब भारत नहीं बटा था, लेकिन भारत जब बटा उसके बाद हमारे यहाँ 299 मेंबर रह गए थे। इंडिया के पार्टीशन के बाद, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद। चलो देखो, एक बार मैं इसको आगे कुछ बताना चाहूंगा इसमें। सॉरी गाइस, एक चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि थोड़ा सा लिमिट भी है कि आपको कितना मैं सिलेबस आज पढ़ाऊँ। इसके लिए मुझे तो इच्छा थी कि मैं आगे और भी आपको पढ़ा दूँ आज, बट आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। प्लीज़ आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिए। मैं आपको अगले वीडियो में इस चीज़ को बताऊंगा कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, कितने लोग थे, कब शुरू हुआ था। बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोग को जानने को मिलेगी। काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है, चूँकि इंडिया के अपने बारे में जानना है। चलिए आज हम लोग इसको यहीं पर एंड करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।